हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गेट ज़ूलॉजी 2024 का पीओक्यू। प्रीवियसली मैंने गेट बायोकेमिस्ट्री एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर डिस्कशन ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। लिंक दोनों ही प्लेलिस्ट का ऊपर आई बटन में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। And after this zoology, we'll be beginning with GATE Microbiology 2024 पेपर डिस्कशन। तो आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स एंड जूनियर्स हैं उनके साथ ज़रूर से वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू गाइस इज, आप लोगों को ये वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं, आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे वीडियोस से, देन वीडियो को एक बार लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन के जैसा होता है, जो हमें और ज़्यादा बूस्टअप करते हैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ओके, सो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। एंड हाँ, आप लोग अगर चाहो तो मेरे साथ साथ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी कॉपी में पोस्ट कर सकते हो, सो दैट आप लोगों का एक्यूरेसी का एक पता रहे। बिकॉज एक्यूरेसी मेंटेन करना इन एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मेरे साथ साथ अपना आंसर दे सकते हो। देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल सा सेंट्रल डॉगमा से है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में दिया है which one of the following statements about gene expression is incorrect? Option A is DNA transcribed to mRNA. Yes, that is true. So DNA से जिस प्रोसेस में mRNA बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ए स्टेटमेंट तो सही है। एक सेकेंड, मेरे पास एक डायग्राम है इसके लिए, ये देखो। डायग्राम देख के पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। हाँ, ए स्टेटमेंट तो सही है। डीएनए से जब आरएनए जिस प्रोसेस में बनते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन बी दिया है एमआरएनए कैन बी रिवर्स ट्रांसफर टू डीएनए। ये देख सकते हो यहाँ पे, बाय द यूज ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए इज एक्चुअली कन्वर्टेड टू डीएनए। ओके, एंड इस प्रोसेस को हम लोग टेनिनिज्म भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो एंजाइम काम आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसको डिस्कवर किया था तो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था टेनिन एंड बाल्टीमोर। सो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी एमआरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन। यस, देख सकते हो यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। सी भी सही है। तो फिर बचा क्या? ऑप्शन डी, प्रोटीन कैन बी रिवर्स ट्रांसलेटेड टू एमआरएनए। ये गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। इनकरेक्टली पूछा था हमसे, ठीक है। ओके, ये भी बहुत इजी है अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एमएससी के बारे में आइडिया है तो। क्वेश्चन में दिया गया है which one of the following tissues or organs is least likely to experience graft rejection when transplanted from a person to another unrelated person? Okay, so ग्राफ्ट रिजेक्शन से ये सवाल है हमसे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंडीशन में या फिर कौन सा ऑर्गेनिली में अगर हम लोग टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसफर करेंगे तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए में दिया है बोन मैरो, ऑप्शन बी में दिया है कॉर्निया, ऑप्शन सी इज हार्ट एंड ऑप्शन डी इज किडनी। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन तभी नहीं होगा जबकि वो ऑर्गेनली या फिर टिश्यू डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, या फिर जिसमें एमएचसी का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो है ऑप्शन बी, कॉर्निया। सो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, फाइन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Codon bias is correlated with the relative frequencies of which one of the following types of RNA? बहुत ही इजी है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज टीआरएनए। फाइन। ओके, ये भी इजी है, इसको आप लोग ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ते ही हो। एंड
एकदम सिंपल है, कुछ बहुत कुछ एकदम आप लोग को अप्लाइड के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम डायरेक्टली पूछा है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है CREB1 is a eukaryotic transcription factor in which one of the following compartments of cell is CREB1 predominantly localized। सभी को पता है, आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज न्यूक्लियस। ओके ओके, इस क्वेश्चन में दिया गया है इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ salamanders मेल एंड फीमेल पेयर्स हैव मल्टीपल मीटिंग पार्टनर्स इन अ ब्रीडिंग सीजन। सो क्वेश्चन में कहा है सैलामेंडर की कोई स्पीसीज है जिसमें मेल एंड फीमेल का मल्टीपल ब्रीडिंग पार्टनर होते हैं। ओके सो अभी पूछा है which one of the following terminologies accurately describes this mating system। ओके ऑप्शन ए में दिया गया है मोनोगेमी, जो कि गलत है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है इनके मल्टीपल मेटिंग पार्टनर्स है, मोनोगेमी में तो सिंगल मेटिंग पार्टनर होता है, तो ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड सी भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे कहा नहीं है कि सिर्फ मेल का मल्टीपल मेटिंग पार्टनर रहता है या फिर सिर्फ फीमेल का मल्टीपल मेटिंग पार्टनर रहता है। तो यहाँ पे बोला है मेल एंड फीमेल दोनों का ही मल्टीपल मेटिंग पार्टनर रहता है। तो ऐसा ओनली मेल एंड या ओनली फीमेल वाला कोई कंडीशन हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो बी एंड सी तो गलत है। ऑप्शन डी इज पॉलीगाइनेंड्री, यस एग्जैक्टली, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का ही मल्टीपल मेटिंग पार्टनर होता है, एंड क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के साथ ये मैच भी होता है। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। फाइन, अभी देखते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी एंड बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन का जरूरत भी होगी। क्वेश्चन में दिया गया है which one of the following statements describes the key function of human sweat glands। ऑप्शन ए इज they serve as touch sensors, no। ऑप्शन बी इज they are responsible for skin color, again गलत। ऑप्शन सी इज they regulate body temperature, exactly। sweat gland बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सो सी सही है। एंड फैट भी दे स्टोर क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड में फैट भी स्टोर नहीं होता, सो डी भी गलत है। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके ये भी इजी है। यूरियाज एंजाइम कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Which one of the following organisms expresses urease enzyme? सिंपल है एंड याद ही रखने वाला क्वेश्चन है। आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइरोली। फाइन, क्वेश्चन नंबर 92, ये भी इजी है। एनर्जी देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस करते ही हो इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द ह्यूमन जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर with 64 codons made using 4 nucleotides। ओके 4 न्यूक्लियोटाइड है, उससे 64 कोडॉन्स बनते हैं। अभी बोला गया है if the human genetic code was doublet in nature, the number of codons theoretically possible from 4 nucleotide is dash। आंसर इंटीजर में देता है। ओके तो देख लो, हमारे पास टोटल न्यूक्लियोटाइड तो 4 ही है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, एंड क्वेश्चन में भी 4 ही दिया गया है। इस कंडीशन में कोई कुछ चेंज नहीं है। अभी क्या होता है, हमारा जेनेटिक कोड मोस्टली ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में बोला गया है डबलेट। सो ट्रिपलेट मतलब उसके पास 3 अलग अलग पोजीशन है जहाँ पे जिसको फुलफिल कर सकते हैं ये 4 न्यूक्लियोटाइड से। अभी डबलेट का मतलब क्या, उसके पास 3 के जगह अभी 2 खाली जगह है जिसको फिल कर सकता है 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से। इन 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से 2 जगह को फिल करना है। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4, बिकॉज इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड्स में से कोई एक आएगा ना, तो 4 पॉसिबिलिटीज है। इनको सेकंड पोजीशन को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटीज, अगेन 4, सो 4 into 4 क्या आएगा, 16। ओके तो यहाँ पे जो डिजिट आप इनपुट करोगे वो क्या इनपुट करोगे, 16 इनपुट करोगे। फाइन, ओके ये भी इजी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में पूछा गया है which one of the following statements is not true
of glycosaminoglycans. इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, करेक्ट नहीं ढूंढना है। ऑप्शन ए में दिया गया है glycosaminoglycans are composed of repeating disaccharide units. Yes, that's true. Option B is glycosaminoglycans consist of amino sugars that are frequently sulfated. Yes, that is true. Option C is hyaluronic acid is an example of glycosaminoglycan. Yes, this also is true. So एक ही ऑप्शन अभी सामने बचा है, जो है ऑप्शन डी। Methionine is a predominant amino acid to which glycosaminoglycan chains are conjugated to form proteoglycans. ये गलत है। So इनकरेक्ट ही हमें पूछा था, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। देखो मैच द फॉलोइंग से कितना इजी एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो लीवर का ओरिजिन क्या होता है? एंडोडर्म। पी का क्या आएगा? 2। पी का 2 यहाँ पे देखो दो ऑप्शन में दिया गया है। सेरेब्लम एक्टोडर्म से बनता है, क्यू का 1। आंसर ही शायद आ गया ऑप्शन ए। ओके, ये आंसर आएगा। लीवर एंडोडर्म ओरिजिन का है, सेरेब्लम एक्टोडर्म ओरिजिन का है, एंड फेमोर एक बोन है वो मेसोडर्म ओरिजिन का है। ओके, नाउ नेचुरल सिलेक्शन से ये सवाल है, एंड आप देख सकते हो कितना इजी, कितना बेसिक ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ अगर आपको एग्जाम्पल से याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में दिया है कंसीडर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अ फिश स्पीसीज where both small and big sizes are advantageous. Okay, small and big दोनों big size advantageous है, and intermediate big size is maladaptive. मतलब intermediate big size उतना ज़्यादा देखा जाता नहीं है, उतना ज़्यादा advantageous नहीं है intermediate big size. Okay, अभी पूछा है over a period of 10 years, which one of the following evolutionary processes is most likely to operate on the big size of these fish populations? So आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है दो एक्सट्रीम के जो बिग साइजेस है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, एंड बीच वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस टाइप के सिलेक्शन तो एक ही होता है, जो है ऑप्शन बी, दैट इज डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। सो आंसर आएगा बी। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ भी दे रखा है। डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन में दो एक्सट्रीम के फिनोटाइप सिलेक्टेड होते हैं, एंड इंटरमीडिएट वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, जैसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। एंड आप लोग जब पढ़ते हो तो यही एग्जाम्पल आप लोग डिटेल में पढ़ते हो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। फिर आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट वाले फिनोटाइप होता है उसका सिलेक्शन होता है, जो एक्सट्रीमिटीज का सिलेक्शन नहीं होता है। एंड इसका एग्जांपल पढ़ते हो आप लोग, जो मेलेडिया में जो हेटेरोजाइगस एडवांटेज वाला जो पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो। एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन कब होता है, जब किसी भी एक एक्सट्रीम का फिनोटाइप सिलेक्टेड होगा, या तो वो एकदम राइट एक्सट्रीम का सिलेक्शन होगा या फिर एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम का सिलेक्शन होगा। एंड इसका एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म। इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में जो आप लोग ग्रे मॉथ एंड ब्लैक मॉथ वाला, सॉरी ग्रे मॉथ एंड ब्राउन मॉथ वाला जो एग्जांपल पढ़ते हो वो इसी में आ जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन में। डायरेक्ट में डिटेल में इन तीनों सिलेक्शन के बारे में जब नेचुरल सिलेक्शन का लेक्चर में आप लोगों को लूंगी उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सिंपल सा ही है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट ही है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको लीव करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा है when the blood glucose level of a healthy person is 100 mg per deciliter, which one of the following options is most likely to represent the level of glucose in the urine of that person? तो याद ही रखना है, कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन है, दैट इज लेस देन 1 mg per deciliter। ओके ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी याद करने वाला ही है। क्वेश्चन इज फ्रॉम फाइलोजेनेटिक ट्रीज। सो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद करने वाले ही है, कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें।
आप लोग देख लेना इसको वापस से, इन सारे चीज का एक बार रिविजन कर लेना। ओके, ये MSQ है। क्वेश्चन में दिया गया है कंसीडर अ स्पीसीज ऑफ ब्राइटली कलर्ड बीटल, which one or more of the following observations suggest that this species is aposematic। aposematic मतलब क्या होता है? aposematic मतलब होता है ये एक टाइप का एक्चुअली डिफेंस रिस्पॉन्स है। ओके, इसमें क्या होता है, जो प्रे स्पीसीज है रहता है उसको, उससे अगर इफ कोई प्रेडेटर अटैक करने आता है तो वो अपने कलर का चेंज कर देता है एंड चेंज करके प्रेडेटर को बता देता है कि भाई मेरे पास मत ना, मैं डेंजरस हूँ। ओके, तो इसी को कहते हैं एपोस्मेटिक, जो कि एक प्रे प्रेडेटर का डिफेंस रिस्पॉन्स है। ओके, देखते हैं अभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट रहेंगे इसमें। बोथ मेल एंड फीमेल बीटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, यस इट्स ट्रू, ये सही है। बी इज ओनली मेल बीटल्स आर ब्राइटली कलर्ड। सो अभी जब ये स्टेटमेंट मैंने कह दिया है कि सही है, तो बी एंड सी तो गलत हो ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली मेल एंड ओनली फीमेल कह के रखा है। एंड वन मोर थिंग आप लोग याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जब भी क्वेश्चन में कोई एक्सट्रीम टर्म दिया होगा ना, ओनली, ऑलवेज, एक्सक्लूसिवली, स्ट्रिक्टली, ये सारी चीजें जो जब रहेंगे तो उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे वर्ड जिस स्टेटमेंट में रहते हैं वो मोस्टली गलत होते हैं। ओके, हमेशा नहीं होगा लेकिन ज्यादातर टाइम ये एक्सट्रीम वर्ड्स वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं। सो बी एंड सी हमारा गलत है। ऑप्शन डी इज द बीटल स्पीसीज इज टॉक्सिक एंड डिस्ट्रेसफुल, यस, मैंने अभी बोला है कि ये अपना कलर का चेंज करके बताएगा प्रेडेटर को कि भाई मेरे पास मत है ना, मैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस हूँ। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा ए एंड डी। ओके, सॉरी, इसका आंसर मैं एक्चुअली रिमूव करना भूल गई। क्वेश्चन में दिया गया है द एम्ब्रायोस ऑफ व्हिच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो ठीक है, ऑप्शन आंसर आएगा डैन्यूरेडियो, जेब्रा फिश वाला आएगा, एंड ऑप्शन बी गैलस गैलस, दैट इज चिकन वाला आएगा। ओके, सी कुकुम्बर नहीं आएगा, एंड फ्रॉग में तो मेसोलिसाइथल क्लीवेज होता है, तो डी भी नहीं आएगा। ओके, अभी which one or more of the following parasites is or are typically transmitted by mosquitoes as vector? So लिशमैनिया का वेक्टर जो होता है वो सैंडफ्लाइज होता है, तो ये तो नहीं आएगा। बी प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, ये आएगा। सी इज उचेरिया बैंकॉकी, ये सेकेंड, इट इज ट्रांसमिटेड बाय मस्क्यूटोस, सॉरी इसका वेक्टर मस्क्यूटो रहता है, तो सी भी आएगा, एंड ट्राइकोरिस भी नहीं आएगा। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा बी एंड सी। एंड इस टाइप का एक क्वेश्चन इस बार गेट बीटी में भी पूछा था, यहाँ पे इन लोगों ने एमएसक्यू में पूछ लिया है, वहाँ पे शायद आप मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया था। ओके, तो आप गेट बीटी का भी इफ डिस्कशन देखना चाहो तो देख सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सारे के सारे पेपर प्रैक्टिस करना किसी जरूरी है, बिकॉज आप देख सकते हो प्रूफ यहाँ पे कि क्वेश्चन का शफलिंग हो रहा है, एक पेपर के क्वेश्चन दूसरे पेपर में जा रहा है, दूसरे पेपर के क्वेश्चन इस पेपर में पूछ ले रहे हैं, तो ऐसा काफी कॉमनली होता है। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने गेट बीटी में डिस्कस किया था, तो गेट बीटी का आई गेस थर्ड पार्ट में था ये, उसको आप एक बार चेकआउट कर लेना। इसी सेम टाइप का क्वेश्चन था जहाँ पे हमको कोडन काउंट करना था। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो दिया गया है। Assume canonical initiation, canonical termination, and no post-translational modification, and the average molecular mass of an amino acid to be 110 daltons. Okay, the theoretical molecular mass of the polypeptide translated from the above nucleotide sequence is dash daltons. आंसर देना है इंटीजर में। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे पहला ही काम होता है वो होता है हमारा
कोडोन काउंट करना। सो पहले काउंट करते हैं कितने कोडोन है हमारे पास। मैं आप लोगों के लिए मार्क भी कर दूंगी ताकि काउंटिंग में इजी हो। ओके, सो देखते हैं। ये रहा हमारा पहला स्टार्ट कोडोन AUG, एक हो गया ये। दूसरा, ये दूसरा कोडोन, ये 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये 7, ये 8, ये आ जाएगा 9, ये 10, ओके 10 हो गया। ये है 11, ये है 12, दिस वन इज 13, ये रहा 14 एंड ये फाइनली आ गया हमारा स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन को मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। ये है स्टॉप कोडोन। ओके, सो टोटल कितने कोडोन हुए हमारे पास? हमारे पास टोटल 15 कोडोन हुए हैं, जिसमें से ये जो आपका है, ये लास्ट जो स्टॉप कोडोन है, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। सो टोटल कितने काउंट करेंगे हम लोग? 14 काउंट करेंगे। ओके, सो अभी देख लो सॉल्यूशन को। हमारे पास टोटल 15 कोडोन है एंड टोटल अमीनो एसिड है 14। व्हाई? बिकॉज ये जो लास्ट वाला आपका स्टॉप कोडोन है वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। तो अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा? टोटल 14 अमीनो एसिड हमारे पास है। एक एक का वेट 110 डाल्टन है। देखो यहाँ पे बोला गया है एक का वेट 110 डाल्टन है। तो अभी 14 इंटू 110 करोगे तो आंसर आएगा 1540 डाल्टन। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको पुट कर देना है 1540 डाल्टन। ओके, सिंपल। ओके, इस टाइप का एक बिल्कुल इसी का टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने गेट बायोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किए हैं। इसी साल पूछा गया था बायोकेमिस्ट्री में। सेम फॉर्मूला एंड सेम कॉन्सेप्ट से ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो बायोकेमिस्ट्री वाला वीडियो भी देख सकते हो। क्वेश्चन में दिया है द pK ऑफ अ बफर solution with pH of 5 consisting of 0.4 molar sodium acetate and 0.04 molar acetic acid is dash। अगेन इंटीजर में ही आंसर पुट करना है। सो सिंपल सा हेंडरसन हेसेलबैच से सॉल्व होगा। इक्वेशन क्या है हेंडरसन हेसेलबैच का? pH इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। pH दिया गया है हमारे पास 5, pK हमें निकालना है, लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया है 0.04। अभी इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1। तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 इक्वल टू pK प्लस ओके लॉग ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय 0.04 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। इसको आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर में करके देख सकते हो। फिर इसको रीअरेंज करोगे तो pK इक्वल टू क्या आएगा? 5 माइनस 1 दैट इज 4। ओके, 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का एटलीस्ट, जो डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो, कंसीडर हेल्दी पर्सन विथ फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स। यहाँ पे आप लोगों को रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीटल वॉल्यूम सारा का सारा डेटा दिया गया है। टोटल लंग कैपेसिटी भी दिया गया है 5500 ml। पूछा गया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ द पर्सन इज डैश ml। आंसर इंटीजर में एंड सारा का सारा यूनिट्स भी आप लोग देख सकते हो सेम ही है। देयरफॉर कोई यूनिट्स का कन्वर्जन के लिए भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लो सिंपल सा है। टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू हमें क्या पता है? रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीटल वॉल्यूम। तो वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ ही है एंड इस IRV और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वैल्यू हमें निकालना है। सो सिंपल सा यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूला पे पुट करोगे, करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3600। ओके,
सो यहाँ पे आंसर पुट करना 36,000। ओके, इजी था। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आप लोगों का कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कुछ भी हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट 2024 का पेपर। सो वीडियो को लाइक करेगा, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।